लास्ट ईयर जो आरजेएस का नोटिफिकेशन आया था उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अल्टीमेटली 120 सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी की गई और अब इसके बाद जो संभावना ये लग रही है कि नेक्स्ट वैकेंसी है वो आ सकती है। कितनी सीटें आ सकती है, 83 हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखी है 2022 के लिए। मेरी संभावना ये है कि इसमें 2023 की सीट्स भी ऐड होगी। नवंबर या दिसंबर में हाई कोर्ट है वो 2023 की सीट्स डिटरमाइन करेगा और उसके बाद दोनों साल की जो वैकेंसी है इसको ऐड करके और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस बात की है, हो सकता है हाई कोर्ट 83 का प्रोसेस भी स्टार्ट कर ले, क्योंकि अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी उनके पास है। खैर 83 तो एटलीस्ट अपने सामने है ही, आगे की 2023 की सीटें ऐड होती है या नहीं ये इमैटेरियल है। हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो 83 के लिए भी कम्पीट करेंगे। जहाँ तक बात आरजेएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने की है, मोस्ट ऑफ सिलेबस वही है जो आपने एलएलबी में पढ़ा है, जो आपने आपकी लॉ की बैचलर डिग्री में जो पढ़े हैं, मोस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट है उनमें से ही है। तो ऐसा कुछ नया सब्जेक्ट है वो नहीं है जो आपको आपके लिए है वो टफ हो या पहली बार आप पढ़ रहे हैं। क्रिमिनल का यदि आप देखेंगे सिलेबस, मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं। सीआरपीसी आपने पढ़ रखी है, एविडेंस आपने पढ़ रखी है, आईपीसी आपने पढ़ रखा है, सीआरपीसी के साथ आपने प्रोबेशन और जेजे भी पढ़ रखा है। इवन पोक्सो भी अभी नया सिलेबस यूनिवर्सिटी ने बनाया होगा तो उनमें डाल दिया होगा सिलेबस के अंदर। मैक्सिमम सब्जेक्ट है वो आपने कर रखे हैं। ऐसे ही सिविल में भी आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, एसआरए, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन और राजस्थान रेंट कंट्रोल। राजस्थान रेंट कंट्रोल हो सकता है कि नहीं भी किया, एनएलयू वगैरह से जिन्होंने किया तो वहाँ नहीं होगा, या राजस्थान से बाहर की यूनिवर्सिटी वहाँ सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। बट रेंट कंट्रोल को छोड़ के बाकी सिविल के सारे सब्जेक्ट भी आपने एलएलबी में पढ़ रखे हैं। अब बात यह कि एलएलबी में अपने कितना सीरियसनेस से पढ़ा है। यदि एलएलबी में अच्छा पढ़ रखा है तो आपके लिए ये जो क्लासेज है और जो आरजेएस का एग्ज़ाम है वो आपके लिए बहुत इजी हो गया, आप रिवीजन मोड पे आ गए। यदि आपने एलएलबी के दौरान अच्छा नहीं पढ़ा, एक एक दो दो दिन या 4 दिन बाबेल सीरीज़ या अन्यथा जो भी मटेरियल अपने पास अवेलेबल था उनको पढ़कर और एग्ज़ाम, केवल एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ा, कंपटीशन के लिए वो नहीं है वो देखा उसको, तो उनको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लासेस के साथ साथ है वो रिवाइज़ करना होगा, आपको पढ़ना होगा। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। जिन्होंने 1 साल पहले है वो ज्वाइन किया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी खूब सारे स्टूडेंट्स है वो सेलेक्ट हुए और आप में से भी है वो हो सकते हैं। तो इसलिए जज्बे और लगन के साथ है वो तैयारी करने की आवश्यकता है। यदि आप लगन के साथ तैयारी करेंगे तो ईश्वर आपको निश्चित रूप से है वो फल देगा। हाँ, कंपटीशन है, कई सारे लोग तैयारी है वो करते हैं तो सबको फल मिले और केवल कंपटीशन में ही मिले ये ज़रूरी नहीं है। पढ़ा हुआ आपका हो सकता है आपको वकालत के अंदर है वो हेल्प कर जाए, आरजेएस में हेल्प ना हो बट एपीपी में हेल्प कर जाए, जेएलओ में कर जाए आपको, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपका अपॉइंटमेंट होता है तो वहाँ आपको पढ़ा हुआ है वो हेल्प कर जाए। बट आपकी की हुई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कुछ लोगों को हो सकता है इस कंपटीशन में ही बेनिफिट मिल जाए इसका, कुछ को सेकंड टाइम भी है वो ट्राई करना पड़े, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कंपटीशन में जितने लोग बैठ रहे हैं जो सारे फर्स्ट अटैम्प्ट वाले ही सेलेक्ट होते हैं, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में भी लोग सेलेक्ट होते हैं। तो रियलिटी को भी है वो ध्यान में रखना है अपने को, केवल ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना, मेहनत अपनी पूरी करनी है, अपनी तरफ से पूरा है वो प्रयास करना है। बाकी ईश्वर फल है वो आपको है वो अच्छा देगा। अब फल आपको इसी साल मिले या अगले साल मिले वो ईश्वरीय कृपा पर है वो डिपेंड है, आपकी मेहनत पर है वो डिपेंड है, परिस्थितियाँ कैसी रहती है इन पूरे फेज़ के दौरान, प्री मेंस और इंटरव्यू के दौरान, उन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है ये सारा खेल। जहाँ तक कोचिंग की जो बात है,
कोचिंग के पार्ट पे आपको 100% है वो दिया जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ओके ओके। कोचिंग के पार्ट पे आपको 100% कोऑपरेट किया जाएगा, चाहे वो क्लास हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो प्रीलिम्स की, चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस के क्वेश्चन आंसर हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे इंटरव्यू का स्टेज हो। एवरी स्टेज पे आपको है वो 100% कोऑपरेशन मिलेगा कोचिंग की तरफ से। बस शर्त है कि आप खुद है वो अच्छा प्रयास करें, अच्छी है वो मेहनत करें और कोचिंग में बताई गई जो बातें उनको फॉलो करें। जहाँ तक बात जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम की है या आरजेएस की है पर्टिकुलरली, मैंने आरजेएस के 2 कंटिन्यू इंटरव्यू दिए थे। एक 2011 की वैकेंसी में दिया था और एक 2013 की वैकेंसी में दिया था। 2011 की वैकेंसी वो मेरे एलएलबी होने के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उसमें मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू दिया था। उसमें नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू में, कुछ मार्क्स मुझे कम मिले, बट मैं सेकंड अटैम्प्ट में वो आरजेएस में सेलेक्ट हुआ। 2013 की जो हाई कोर्ट की पहली वैकेंसी थी, पहले एग्ज़ाम आरपीएससी कंडक्ट करवाता था और 2013 के बाद जो है वो हाई कोर्ट है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। जुडिशियल सर्विसेज जो रूल्स है 2010 उसमें चेंजेस है वो हुए और उसके बाद जो एग्जामिनेशन की जो अथॉरिटी जो है वो हाई कोर्ट को दे दी। तो उच्च न्यायालय ने जो पहली परीक्षा ली थी 2013 में, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था 106 रैंक से। जीजीएस 2012 भी दिया था मैंने और उसमें भी मैं फाइनली सेलेक्ट था। किसी कारणवश वहाँ अपॉइंटमेंट वो नहीं हो पाया मेरा। देन आरजेएस में यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, मैंने लमसम है वो 2 इयर्स सर्विस भी कंप्लीट की और उसके बाद रिज़ाइन दे दिया आरजेएस से। और रिज़ाइन देने के बाद मैंने जयपुर में कोचिंग है वो इस्टेब्लिश किया था। उससे पहले भी कोचिंग था मेरा, बट वो जोधपुर में था। तो अभी आप जो नाम पढ़ रहे हैं केडी एडवांस लॉ क्लासेस, इस नाम से नहीं था, एडवांस्ड लॉ क्लासेस नाम से था जोधपुर में, जो मैंने 1 जुलाई 2014 में इस्टेब्लिश किया था मेरा सेकंड आरजेएस मेंस लिखने के बाद। ऑनरेबल पुष्पेंद्र सिंह भाटी साहब ने इनोग्रेशन किया था उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का। और जब उस कोचिंग के अंदर जब मैं पढ़ा भी रहा था और खुद तैयारी भी कर रहा था, मेरा इंटरव्यू सेकंड बाद में हुआ था, मेंस देने के बाद जो है वो शुरू किया। तो हम लोग कुछ फ्रेंड थे जो है वो जिन्होंने मेंस लिख रखा था, हम तैयारी भी कर रहे थे। उसमें से 7 और 8 कैंडिडेट्स का ग्रुप था, उसमें से 4 फाइनली सेलेक्ट हो गए थे। मैं खुद भी था उसमें, एक राजेश्वर बिश्नोई थे मेरे दोस्त और एक प्रवीण चौहान थे और एक कैंडिडेट और थे। तो 4 लोगों का फाइनली जो है कोचिंग इस्टेब्लिश करने के 4 महीने बाद जो रिज़ल्ट आया उसके अंदर सिलेक्शन हो गया था। तो उससे हम और मोटिवेट हो गए। सिलेक्शन के बाद और नए स्टूडेंट्स जुड़े, काफ़ी टाइम तक हमने पढ़ाया और फिर हमारी अक्टूबर 2015 में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो ट्रेनिंग के दौरान भी और उसके बाद जब पोस्टिंग हुई मेरी केकड़ी सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो मैंने फैकल्टी एंगेज करके उस दौरान भी उसको कंटिन्यू रखा इंस्टीट्यूट को। और उस साल एक 72 की वैकेंसी थी जब मेरी पोस्टिंग हो गई थी उस ईयर में, और उस 72 में से 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे अपने कोचिंग से, जिसमें टॉप 10 में से 2 थे अपने कोचिंग में से। एक वैभव सोनी थे जो अभी अजमेर लगे हुए हैं और एक दीपेंद्र शेखावत थे, वो वैभव 7th रैंक से सेलेक्ट हुआ था और दीपेंद्र 10th रैंक से सेलेक्ट हुआ था। तो वहीं से फिर हमारा रिज़ाइन देने का जो है बीज वहीं से बोए गए उस रिज़ल्ट के बाद, और फिर हमने महीना 2 महीने में वो अपना रेजिग्नेशन देकर और जयपुर में हमने कोचिंग अब वो इस्टेब्लिश किया। जयपुर में आने के बाद छोटी सी वैकेंसी आई 35 की। इस्तीफ़ा देने के बाद बहुत है वो क्या कहना चाहिए, चैलेंज था अपने आप को है वो प्रूव करने का कि आप छोड़ के तो चले गए बट कोचिंग में आप कितने सक्सेस रहे। तो ईश्वरीय कृपा से हमने 35 की वैकेंसी में 7 सिलेक्शन दिए और टॉपर फर्स्ट एंड सेकंड रैंकर दोनों अपने कोचिंग से थे। फर्स्ट रैंकर तुषार बिश्नोई जोधपुर सेंटर से थे और सेकंड रैंकर विनीता कालिया जोधपुर सेंटर से थे मेरे। कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ तब तक जोधपुर जयपुर दोनों में चल रहे थे कोचिंग अपने। तो उससे और है वो आत्मबल मिला उस वैकेंसी से।
फिर 2019 की वैकेंसी आई तो उसमें हमने और एफर्ट्स किए अच्छे, और 197 सीट्स में से फर्स्ट लिस्ट जो फाइनल सिलेक्शन किया है उसमें से 48 सिलेक्शन थे अपने कोचिंग से। और फिर वेटिंग क्लियर हुई थी 8 ऑफिसर्स की, उसमें से 2 ऑफिसर्स बाद में और सेलेक्ट हुए। तो पिछली बार भी है वो 197 में से 50 जो है वो आरजेएस अपने कोचिंग संस्थान से सेलेक्ट हुए। देन कोरोना ने कुछ घेराव कर दिया 2020 के आसपास, तो हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, ऑनलाइन सेटअप पे आ गए हम। हालांकि हमारे लिए ऑनलाइन सेटअप है वो नया था। जेएलओ की एक वैकेंसी पेंडिंग थी, एग्ज़ाम उसका पहले हो चुका था कोरोना से पहले, नवंबर या दिसंबर में, बट रिज़ल्ट उसका बाद में आया, इंटरव्यू बाद में हुए। तो कोरोना पीरियड में भी हमने जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई और 156 सीट्स में से 42 फाइनल सिलेक्शन दिए वो जेएलओ के अंदर अपने कोचिंग से। और उसके बाद ये लेटेस्ट वैकेंसी 120 की थी, इसमें वो 52 फाइनल सिलेक्शन रहे, जो आप सब लोगों को पता है, सभी ने न्यूज़पेपर वगैरह यूट्यूब सब चीज़ें वो देख रखी है। 20+ स्टूडेंट्स क्लासरूम के थे रेगुलर क्लास में से, कुछ स्टूडेंट मेंस की टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू के थे, और 20+ स्टूडेंट केवल इंटरव्यू के थे जिन्होंने इंटरव्यू की क्लासेज और मॉक इंटरव्यूज लिए थे। तो ये सारा जो है इस यात्रा को कंप्लीट करने के बाद अब ये नया फेज है वो स्टार्ट हो रहा है नई वैकेंसी के लिए। पिछली बार की तुलना से भी हम इस बार मेहनत और ज़्यादा करेंगे, एफर्ट्स करेंगे आप लोगों के लिए और बेटर है वो देने का, क्योंकि टीचर्स भी समय के साथ साथ है वो सीखते रहते हैं। एग्ज़ाम का मेथड और जो प्रोसेस है वो भी चेंज होता रहता है, कई बार क्वेश्चंस अलग एंगल से पूछे जाते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में फिर वो एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, तो उससे अपडेट रहना भी है वो आवश्यक होता है। आप यदि एक ही प्रकार का ढर्रा पकड़ के बैठ जाएँ परीक्षा के लिए और उससे हट के कुछ पूछ लिया जाए, वहाँ आप ब्लैंक हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इस बात का मतलब ये है कि केवल डायरेक्ट आपने याद कर ली या पढ़ ली, उससे परीक्षा नहीं निकल जाएगी। समझ भी आपकी डेवलप होनी आवश्यक है। उस सेक्शन में या आर्टिकल में कोई बात दे रखी है तो उसका मतलब क्या है, पढ़ तो लिया आपने, अनलेस या अनटिल या जैसा भी दे रखा है, जब तक कि ऐसा नहीं हो जाए, बट उसका कुछ सेंस है। वो सेंस क्या, वहाँ तक आप पहुँचे क्या, लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था उस बात को है वो डालने का, क्या आप उस आशय तक, उस अर्थ को आपने वो समझा है क्या। जब तक आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक मेन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और तब तक आप इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं होंगे। हो सकता है प्रीलिम्स निकल जाए, आपने पढ़ रखे हैं, डायरेक्ट अच्छा पढ़ रखा है, टाइटल आपने अच्छे याद कर रखे हैं, तो कॉम्बिनेशन चाहिए आपको याद भी अच्छा होना चाहिए और समझ भी आपकी डेवलप होनी चाहिए। यदि उससे हटके भी कुछ आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो पूछ दिया जाए, आपने केवल XYZ के एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं, उन्होंने सब्सटीट्यूट करके ABC या क ख ग के रूप में वो पूछ लिया कि ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो केवल नाम ही तो चेंज हुआ है, बाकी सारे कंटेंट्स तो सेम है, कंक्लूजन तो सेम ही होगा। ऑफेंस उसने क्या किया है या कॉज ऑफ एक्शन क्या अराइज होता है उसमें, ये सिविल कोड के अंदर है, वो सूट मेंटेनेबल है या नहीं है, तो ये समझ आपको है वो डेवलप है वो करनी होगी। रेगुलर क्लासेस 1 ईयर तक चलती रहेगी, एटलीस्ट 2 क्लासेस मॉर्निंग सेशन में रहेगी, एटलीस्ट 2 क्लासेस इवनिंग सेशन में रहेगी, और दोनों सेशन आपको अटेंड करने हैं। अभी एक बार तो मैं मॉर्निंग के लिए वो स्टार्ट कर रहा हूँ, बट विद इन 15 डेज आपको इवनिंग सेशन भी कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि इवनिंग में एक मेरी IPC की क्लास रनिंग क्लास है, तो इसलिए उसमें भी चैप्टर 17 स्टार्ट होगा थेफ्ट से, तो मैं आप लोगों को जो न्यू एडमिशन ले रहे हैं उनको अलाउ कर दूंगा उस क्लास में भी। और एक माइनर एक्ट की क्लास और चल रही है इवनिंग में, तो उसमें लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट होगा आज शाम को ही। तो आप लोग जो मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, यदि इवनिंग भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट जब IPC कंप्लीट होकर एविडेंस स्टार्ट होगा तब तो आपको मैंडेटरी रूप से करना ही होगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि नवंबर में वैकेंसी आ सकती है और मार्च में प्रीलिम्स हो सकता है, तो अपने पास 6 to 7 मंथ का पीरियड है। तो इस 6 to 7 मंथ के पीरियड में वंस आपका सिलेबस कंप्लीट होना आवश्यक है, और वो तभी कंप्लीट होगा जब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन आप अटेंड करेंगे। जिनका टारगेट ये एग्ज़ाम नहीं है, जो मार्च 2023 का आगे देना है उनको, नेक्स्ट 2024 वगैरह, उनके लिए मैं कोई कंपल्सन या मैंडेटरी वाली बात नहीं कहूँगा कि वो दोनों क्लासें अटेंड करें, वो चाहे तो कोई एक क्लास भी मॉर्निंग सेशन भी कर सकते हैं। जिनका टारगेट 2023 का
जो एग्ज़ाम क्रैक करना है, उस एग्ज़ाम में वो पार्टिसिपेट करना है, उनको दोनों क्लासेस लेनी होगी। अन्यथा क्या होगा कि एकदम बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। क्लास के साथ साथ तो आप बहुत जल्दी है वो रूबरू हो जाएंगे प्रोविज़न से और आपको समझ में भी आ जाएंगे। अकेले पढ़ने की कोशिश करिए, इधर रिक्रूटमेंट आ जाएगा, इधर सिलेबस नहीं हुआ तो मतलब कुछ चीज़ें आपको आते हुए भी आप एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे, आप वो परीक्षा में लिख नहीं पाएंगे। इसको तो आप छोड़ दीजिए, फ़ोन वगैरह जो आए ना, क्योंकि कैंडिडेट्स के फ़ोन वगैरह आएंगे, उधर ऑफिस में चले जाओ, इमरजेंसी होगी तो बुला लूँगा मैं। तो इसलिए जो है दोनों क्लासेस आपको है वो अटेंड है वो करनी होगी। मेजर एक्ट की क्लासेस मैं ही पढ़ाऊंगा। मेजर एक्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, और सिविल के 4 सब्जेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपी और कॉन्ट्रैक्ट, ये 7 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाऊंगा। और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश की फैकल्टी पढ़ाएगी। माइनर एक्ट एक सेकंड फैकल्टी भी पढ़ाएगी, बट प्रीलिम्स से पहले एक बार माइनर एक्ट मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक बार फास्ट रिवीजन में करवा दूंगा आपको, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है कौन कौन से प्रोविजंस में से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स से पहले करवा दूंगा। करक्स क्या है उस प्रोविज़न का, कौन से प्रोविज़न है जिनके टाइटल आपको याद करने, कौन से प्रोविज़न है जिनके कंटेंट्स याद करने, और कौन से प्रोविज़न है जिसमें टाइटल, कंटेंट्स और इंटरप्रिटेशन सब कुछ याद करना है। तो उस दौर से एक बार जो है वो मैं आपको गो थ्रू कर दूंगा, तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन टेस्ट जो है, क्लास लेनी है आपको, अच्छा इधर आ जाइए सामने, थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे। यस, वीकली टेस्ट ऑब्जेक्टिव है वो संडे टू संडे है वो आपके कंटिन्यू रहेंगे। आवाज़ आ रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्रॉपर मेरी? यस सर। ओके ओके, ये देव नाम के कैंडिडेट है, उनका बार बार मैसेज आ रहा है वॉइस को लेके। प्रणाम सर। वो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट के साथ मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी आपकी और संडे को टेस्ट होगा। उसके अलावा हम मेंस के लिए भी कुछ टेस्ट स्टार्ट करने का है वो प्लान बना रहे हैं। तो उसमें हम एवरी संडे को है वो 4 to 5 मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को देंगे, उसी सब्जेक्ट के जो हमने पढ़ाया है आपको, जो रनिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसी का प्रैक्टिस करवाएंगे आपको मेंस के क्वेश्चंस की, ताकि मेंस के टाइम आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। आप उन क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होता है इससे रूबरू रहे और आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी है वो जारी रहे। प्रीलिम्स से पहले हम थ्योरी का पोर्शन पूरा आपको एक बार पढ़ा देंगे। प्री कम मेंस के क्लास केवल प्री ओरिएंटेड नहीं होगी, प्री कम मेंस क्लास होगी। मेंस ओरिएंटेड भी आपको बताया जाएगा और प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी बताया जाएगा। मेंस के बाद कुछ स्पेसिफिक क्लासेस होगी। मेंस ये आपका क्वेश्चन आंसर मेंस के, ये जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग एंड हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे, ये जो 4 टॉपिक है ये प्री होने से दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट चाहे कभी आए, जो भी कैंडिडेट्स जो हमारा आइडिया है मेरिट का उससे ऊपर जो चलेंगे उनको हम, यदि है वो मार्च लास्ट वीक में एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स, तो हम अप्रैल फर्स्ट वीक में ही शुरू करवा देंगे उनको जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग, इवन हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, इन सब की क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि रिजल्ट देने में हाई कोर्ट है वो 1 और कई बार 1.5 मंथ है वो लगा देता है। तो इतने में तो ये टॉपिक तैयार हो जाते हैं, जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग और एक आध हिंदी ऐसे या इंग्लिश ऐसे, इसमें से है वो। तो एक स्टूडेंट्स के लिए एक फेस लगभग कंप्लीट हो जाता है और फिर रिजल्ट के बाद जो है वो रिवीजन मोड पे आ जाता है। तो इसलिए हम प्रीलिम्स होते ही दूसरे दिन या तीसरे दिन से ही शुरू कर लेंगे मेंस के लिए। रिजल्ट कब आता है वो हम वेट नहीं करेंगे, उसमें आइडिया लग जाएगा पेपर को देख के कि मेरिट है वो कहाँ तक रह सकती है। हालांकि पिछली बार हमारे आईडी से मेरिट काफ़ी ऊपर गई। हमारा आइडिया जो 65 का था जनरल की कट ऑफ का, जबकि कट ऑफ 72 रही, और ओबीसी का भी जो है हमारा 60 के आसपास था, जो 67 के आसपास रही थी। तो इस बार जो है पर कोई ऐसी बात नहीं है, उनसे कम भी जिनके नंबर थे, जिन्होंने हिंदी ऐसे पढ़ लिया, इंग्लिश ऐसे पढ़ लिया, जजमेंट राइटिंग पढ़ लिया, तो वो पढ़ा हुआ तो कहीं ना कहीं उनको काम ही आएगा। और जहाँ तक बात इंटरव्यू की है, मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की क्लासेस भी चलाते हैं हम लोग। 20
डेज के आसपास, और मॉक इंटरव्यूज़ भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे लेते हैं। क्लासेस के अंदर लो का जो पोर्शन है आपका, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो सारा मैं ही डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और उसका राइट आंसर भी क्या है, आपको इंटरव्यू में किस तरीके से आंसर देना है उस क्वेश्चन का, ये दोनों बातें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्लास में भी, और करेक्ट भी किया जाएगा। इंटरैक्टिव सेशंस चलेंगे, जो कुछ भी आप आंसर देंगे उसको करेक्ट भी करेंगे कि इसका आंसर ये ना हो गया, और इंटरव्यू में आप इस तरीके से वो आंसर दें। और उसके बाद लास्ट जो फेस है वो मॉक इंटरव्यू का है वो रहेगा। उसमें जो है वो हमारे एक्सपर्ट भी है, वो मेरे अलावा भी रहते हैं। एक रिटायर्ड फैमिली जज है, रेस्पेक्टेड अरुण पारिक सर, वो रहते हैं उसमें वो मॉक इंटरव्यू के पैनल के अंदर। और इसके अलावा जो है और भी लर्नड रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भगवान दास जी अग्रवाल साहब, और कई सारे और भी जो है जो इंटरव्यू में एक्सपर्ट है, अर्जुन रत्नू सर वगैरह, वो आपको सारे वो कोऑपरेट करेंगे इंटरव्यू के लिए। और क्लासेस भी रहेगी इन सब की। इवन गजराज सर जो है IRS है वो भी आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के माध्यम से वो काफ़ी है वो गाइड करेंगे इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए। और उनकी एक आध क्लास भी है वो आपको कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए जो है बूस्टअप करने के लिए भी एक आध क्लास भी गजराज सर की है वो रहती है। तो इस तरीके से ये अपना पूरा एंटायर है वो प्रोग्राम रहेगा 1 ईयर का, जो आज से अपन 12 सितंबर से है वो स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 12 सितंबर तक आपका ये बैच है वो चलेगा। वंस मैं 7 मंथ्स के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, बट 5 मंथ्स और है आपके पास। जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उनको आगे मेंस के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर लेंगे। जिनका मान लो नहीं भी होता है तो भी वो 5 मंथ तक कोई प्रीलिम्स या मेंस की क्लास चलेगी तो उसमें वो क्लास ले सकते हैं। 1 ईयर तक ओपन है। जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाएगा प्री मेंस या इंटरव्यू किसी भी स्टेज के लिए, वो स्टूडेंट जो एडमिशन लेगा अभी 12 सितंबर के बाद, वो 1 ईयर तक की सारी क्लासेस लेने के लिए एंटाइटल है। क्लासेस का जो मोड है बाइलिंगुअल क्लास होगी। पहले इंग्लिश में आपको प्रोविज़न बताया जाएगा सेक्शन या आर्टिकल, और उसका इंटरप्रिटेशन भी, और उसके बाद हिंदी में बताया जाएगा। और दोनों लैंग्वेजेस में प्रॉपर है वो बताया जाएगा। इंग्लिश में जब बात करेंगे तो प्रॉपर इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, और जब हिंदी में करेंगे तो प्रॉपरली हिंदी में आपको बताया जाएगा। जहाँ तक बात लैंग्वेज की है, हिंदी का हिंदी में ही बताया जाएगा, और इंग्लिश का है वो उसी वो लैंग्वेज में प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सिलेबस की यदि बात की जाए RJS के इस एग्ज़ाम मेथड या पॉलिसी की, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो प्रीलिम्स के अंदर एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का। मेंस के अंदर सब्जेक्टिव पेपर्स रहते हैं, लॉ पेपर फर्स्ट, लॉ पेपर सेकंड, लैंग्वेज पेपर फर्स्ट एंड लैंग्वेज पेपर सेकंड। लॉ पेपर फर्स्ट सिविल लॉ से कंसर्न है, लॉ पेपर सेकंड जो क्रिमिनल लॉ से कंसर्न है, और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे। और ये 300 मार्क्स का आपका मेन एग्ज़ाम होता है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। क्वेश्चंस जो आपको कॉपी दी जाएगी उसके अंदर प्रिंटेड रहेंगे और स्पेस उसके नीचे छोड़ा हुआ रहेगा, उसमें आपको आंसर्स है वो लिखने हैं। मार्क्स कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का ये रहेगा, वर्ड्स लिमिट उसमें नहीं है, बट स्पेस दे रखा है, मैक्सिमम स्पेस जो दे रखा है उसके सब्जेक्टिव रहते हुए कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल आंसर है वो तय करना है। मान लो डिग्री की डेफिनेशन आपसे पूछी गई 3 मार्क्स के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में आप 50 वर्ड्स में है वो डिग्री की डेफिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जो कुछ भी 2 CPC में दे रखी है वो। बट यदि वही डेफिनेशन आपसे 5 मार्क्स में पूछ ली जाए तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखेंगे आप, एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है 2 के साथ उसको भी है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर है वो तय करना होगा मेंस के अंदर। और इंटरव्यू जो है वो आपका 35 मार्क्स का। मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड होके और फाइनल लिस्ट है वो इश्यू होती है कैटेगरी वाइज। जो कुछ भी रिजर्वेशन पॉलिसी है स्टेट्स के अंदर, SC ST वीमेंस और फिजिकल हैंडीकैप्स वगैरह, डिवोर्सी, जो कुछ भी है वो उनका कोटा या रिजर्वेशन दे रखा है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो फाइनल जो लिस्ट जारी होगी वो मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर ऐड होके अब वो जारी होगी। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, वैसे इन सब चीज़ों से आप लोग रूबरू होंगे, बट फर्स्ट क्लास है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो, और मान लो किसी को पता नहीं है तो वो भी उनको भी पता लग जाएगा इसका।
आरजीएस फिलिम्स के सिलेबस के अंदर सिविल का जो पोर्शन है उस 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चंस, 35 प्रश्न आते हैं और 35 अंकों के होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, उसमें से 35 का वेटेज सिविल लॉ का है। और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स। ये 8 सब्जेक्ट्स आपके जो है वो सिविल पोर्शन के अंदर है, सिविल लॉ के अंदर है, और इनमें से 35 अंकों के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, इनसे जो है वो 6 to 7 क्वेश्चन है वो रहते हैं। टीपी कॉन्ट्रैक्ट, इनसे 5 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। और जो माइनर एक्ट है उनसे 2 और 3 जो है वो एवरी सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं, बट ये बढ़ता घटता भी रहता है। कई बार मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से 7 पूछ लिए तो अगले एग्जाम में हो सकता है 6 पूछ ले। क्रिमिनल लॉ का भी वेटेज जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसमें 35 मार्क्स का है। 35 + 35 मीन्स 70% वेटेज लॉ का है एंड 30% जो है वो लैंग्वेज का है, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर का। क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो सिलेबस में आपके? इंडियन पीनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, प्रोबेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, एनआई एक्ट चैप्टर 17 ओनली, एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पोक्सो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, प्रोहिबिशन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन एक्ट। तो ये क्रिमिनल लॉ का है वो पोर्शन है, और यहाँ से है वो 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का लगभग 6 के आसपास का मार्क्स का वेटेज रहता है, 6 to 7। 20 जो है वो क्वेश्चन तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से रहेंगे, और रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन है वो जो माइनर एक्ट है, ये पोक्सो, जे प्रोबिशन एटसेट्रा, इनसे लमसम इसमें कभी है वो वेटेज कम ज़्यादा होता रहता है, बट लगभग है वो इस तरीके का वेट। हिंदी ग्रामर का वेटेज 15 मार्क्स का है, 15 क्वेश्चन रहते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का, और इंग्लिश ग्रामर का भी है वो 15 मार्क्स का वेटेज है ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, और यहाँ से भी 15 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो प्रीलिम्स का या ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और 100 मार्क्स होंगे उसके। 35 सिविल लॉ के, 35 क्रिमिनल लॉ के, 15 हिंदी ग्रामर, और 15 इंग्लिश ग्रामर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आरजेएस के एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आपसे गलत भी हो गया तो उसका डिडक्शन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, वो नकारात्मक जो है वो अंक है वो काटे नहीं जाते हैं, जितने करेक्ट है वो काउंट है वो हो जाएंगे। बट कोई ऑप्शन मान लो गलत चुन लिया एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने, या मोर देन 1 क्वेश्चन ऑप्शन है वो करेक्ट है, या क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है, तो क्वेश्चन डिलीट होने के चांस रहते हैं। ऑब्जेक्शन है वो रिजल्ट प्रीलिम्स का जो है टेम्परेरी जो आंसर की वंस जारी की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, उस पर ऑब्जेक्शन है वो रेज होते हैं, और उसमें डिलीट हो सकते हैं। और इस बार भी 5 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए थे, 3 तो हिंदी ग्रामर से थे, और 2 लॉ के क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन 95 में से मेरिट है वो इस बार बनी थी। सर यस सर, ये 100 स्टूडेंट्स की लिमिट है क्या? आगे सर बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं 1-2। अच्छा, ऐसा है क्या? जी सर। हो सकता है ऐसा। उनको कहोगे आज तो आप जो पहले आओ पहले पाओ, मैं जो है वो क्लास ले लें, मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा उनको, बट कल जो है कल क्लास होगी उससे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे इसकी लिमिट। यस, आरजेएस मेन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें 4 पेपर्स है, 4 है वो। फर्स्ट जो पेपर है वो सिविल लॉ का है, लॉ पेपर फर्स्ट, और वो 100 मार्क्स का है, और उसका सिलेबस क्या है? वही जो प्रीलिम्स में, जो प्रीलिम्स के 8 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन,
एंड राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट। मेन एग्जाम में भी सिलेबस यही, मोड ऑफ एग्जाम का अंतर है। वहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शन है 4 आपके सामने और उसमें से आपको जो राइट ऑप्शन है उस पर गोला करना है। और यहाँ आपको क्या, यहाँ लिखना है आपको, ये सब्जेक्टिव है वो पेपर है। तो केवल परीक्षा पद्धति में अंतर है, बट विषय वही है जो आपने वो प्रीलिम्स में डिस्कस किए हैं। और इसी तरीके से क्रिमिनल लॉ में भी ये सेकंड पेपर है आपका, और ये भी 100 मार्क्स का है सब्जेक्टिव, और इसका भी सिलेबस वही है जो आपने प्रीलिम्स में डिस्कस किया है। वही आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पोक्सो, जेजे, प्रोबेशन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डीवी, शायद डीवी इसमें आया नहीं था क्या, डोमेस्टिक वायलेंस, और एनआई चैप्टर 17। ये जो प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस है वही मेंस का है, बट सब्जेक्ट जो है वो पेपर का जो तरीका है वो मेंस के अंदर जो है वो सब्जेक्टिव होगा, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होता है। देन हिंदी ऐसे थर्ड पेपर है मेंस के अंदर, लैंग्वेज का, वो 50 मार्क्स का है, और इसके अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, सेकंड और थर्ड 15-15 के, और उसमें ऑप्शन रहते हैं आपके पास 3 या 2 जो है वो टॉपिक रहते हैं, उसमें से एनी वन पे आपको ऐसे लिखना है। कम से कम 2 ऑप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 भी हो सकते हैं, उनमें से किसी एक पर ऐसे लिखिए। पहला जो क्वेश्चन होगा वो 20 है वो अंकों का रहेगा, और दूसरा और तीसरा जो होगा वो 15-15 के होंगे। 20 अंक का जो ऐसे का क्वेश्चन होगा वो 600 वो वर्ड्स में आपको उसका है वो ऐसे लिखना है, और जो 15-15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको 400 है वो वर्ड्स के अंदर उनका आंसर है वो लिखना है। जो पहला क्वेश्चन है 20 अंकों का निबंध का, उसको तो 600 शब्दों में है वो लिखना है आपको निबंध, और जो 15-15 अंक के जो दोनों निबंध है उनको आपको 400 अंकों में है वो लिखना है, शब्दों में 400 शब्दों में वो लिखना है। यही इंग्लिश के अंदर भी सेम रूल है। इंग्लिश ऐसे में भी पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, एंड सेकंड और थर्ड जो है वो 15-15 का होगा, और हर क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे। पहला क्वेश्चन होगा उसमें मान लो एक में पूछ लिया कि साहब कैपिटल पनिशमेंट पे लिखिए ऐसे, और दूसरे में दे दिया लीगल एड पे लिखी, बट एनी वन, इन दोनों में से किसी एक पे लिखिए आप। तो ऑप्शन है वो हर क्वेश्चन के साथ रहेगा, 2 या 3 में से किसी एक पे आपको लिखना है, बट 3 ऐसे लिखने हैं आपको मैंडेटरी रूप से। अब वो पहला जो है वो 600 शब्दों में लिखना है, और दूसरा और तीसरा जो है ये 400 है वो शब्दों में लिखना है। और ये सब होने के बाद, मेंस एग्ज़ाम होने के बाद जो है वो कॉपी चेक होगी, फिर रिजल्ट आएगा। जो भी हाई कोर्ट ने जुडिशियल सर्विस रूल्स के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया तय कर रखा है मेंस का, ईच सब्जेक्ट में आपके ये है वो मार्क्स है वो होने चाहिए, सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, और हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो है जो कुछ भी है। एसटी के केस में 105 है 300 में से, और ओबीसी के लिए 120 है, एंड जनरल के लिए भी 120 है। 40 एंड 40 इस तरीके का है कुछ, 40 सिविल लॉ में, 40 क्रिमिनल लॉ में, और हिंदी और इंग्लिश में मिला के भी 40। तो ऐसा बात है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड लॉज के अंदर 35% जनरल के लिए, 30% SC/ST के लिए, और टोटल एवरेज ग्रेड जो होता है वो 40+%। हाँ, इस सब्जेक्ट में अलग है वो रेशियो है, और टोटल मिला के जो 120 है, 300 में से 120 जनरल और ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 105 है, एससी का मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट एसटी के बराबर ही होना चाहिए, 105 है। और उसके बाद जो है लास्ट है वो इंटरव्यू होगा आपका वो 35, ये 300 अंक का है टोटल। 100 का जो है वो सिविल लॉ हो गया, और 100 का क्रिमिनल लॉ हो गया, और 100 अंकों का जो है वो लैंग्वेज हो गया। तो ऐसे करके ये जो मेन एग्ज़ाम आपका है वो 300 मार्क्स का होगा, और उसमें से इंटरव्यू जो कॉल होंगे उनकी है वो कट ऑफ है वो तय होगी, एंड लास्ट में जाके 35 मार्क्स का है वो इंटरव्यू होगा, एंड 300 + 35, 335 में से लास्ट कट ऑफ है वो बनेगी। 335 में से जो है वो फाइनल जो लिस्ट आएगी वो 335 में से होगी। तो इस तरीके से ये आपका आरजेएस का जो एग्ज़ाम है, प्री मेंस और इंटरव्यू, इसके सारी एंटायर स्कीम और इसका सिलेबस ये है जो अपन ने डिस्कस किया है। कोई डाउट इसको लेके, सिलेबस को लेके, एग्ज़ाम के मेथड को है वो लेके, ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट का किसी प्रकार का?